स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विशाल में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो में मैं जो है मेल के लिए कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं और फीमेल के लिए कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आपका इस वैकेंसी में इस बार सिलेक्शन जो है होने वाला है, ठीक है। और इसमें मैं यह भी बताऊंगा कि आप लोगों का जो है रिवाइज्ड आंसर की कब तक आने की संभावना है और कौन से शिफ्ट जो है हार्ड था, कौन सा शिफ्ट जो है मॉडरेट था, कौन सा शिफ्ट इजी था। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपके मार्क्स जो है बढ़ने वाले हैं, मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो हार्ड के अपेक्षा थोड़े कम मार्क्स बढ़ेंगे। बाकी अगर आपका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुआ है तो आपके मार्क्स जो है वह सेम रहने की संभावना है, ठीक है। उससे आप लोग देख लीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम जो है किस शिफ्ट में हुए हैं, शिफ्ट का लेवल क्या रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए आप लोग, आपके सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। और आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कट ऑफ बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए इसमें जो टोटल फॉर्म पड़े थे इस वैकेंसी में 3 लाख अभ्यर्थियों ने टोटल इसमें फॉर्म डाला था। अगर मैं इसकी उपस्थिति की बात करूं कि कितने कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में उपस्थित हुए तो टोटल जो है 60% कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किए। यानी अगर मैं 100 स्टूडेंट का डाटा ले लेता हूं तो 100 में से 60 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया है और 40 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है, ठीक है। ओवरऑल मैं बात करूं 1,80,000 के आसपास कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में उपस्थित हुए हैं। अगर मैं बात करूं इसमें टोटल पद कितने हैं तो इस वैकेंसी में टोटल 2156 पद हैं। तो हालांकि इसमें अच्छा खासा आप लोगों का कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं बात करूं आप लोगों का एक सीट पर कितने कैंडिडेट से कंपटीशन है तो जब मैं 1,80,000 में टोटल जो सीट है 2156 से डिवाइड कर दूंगा तो 83 स्टूडेंट एक सीट पर आ रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए अच्छा खासा फाइट देखने के लिए मिल रहा है इस वैकेंसी में। अगर मैं बात करूं 83 स्टूडेंट में से 82 स्टूडेंट सिलेक्शन से बाहर होंगे और केवल एक कैंडिडेट का अंतिम चयन सूची में नाम होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इस वैकेंसी में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी प्रावधान था। यानी कैटेगरी वाइज अलग अलग आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे। अगर आपके मार्क्स जो मिनिमम क्वालिफाइंग से मार्क्स से कम है तो आप सीधे सीधे इस वैकेंसी से जो है बाहर हो जाएंगे, ठीक है। वहीं मैं बात करूं यूआर कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क का निर्धारण था वह 40% था और बीसी कैटेगरी के लिए 36.5% और ईबीसी कैटेगरी के लिए 34%। और वहीं मैं अन्य कैटेगरी की बात करूं एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 32% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था, ठीक है। और आप लोगों को के एग्ज़ाम में जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 मार्क्स के थे। यानी आपका एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का निर्धारित था, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल 100 क्वेश्चन में से किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे तो हिंदी से आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और टेक जो पेपर था उससे जो है 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि इसके जो प्रश्नों का लेवल था, टेक पेपर के प्रश्नों का लेवल था वह मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। यह 50 प्रश्न आसान नहीं थे, हालांकि इसमें कुछ प्रश्न जरूर आसान थे लेकिन मोस्टली जो प्रश्न थे वह मॉडरेट टू हार्ड पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है इंग्लिश से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई जो टोटल वैकेंसी है 2156 उसमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं मेल की और फीमेल की, ठीक है। यह जानना आप लोगों के लिए इसलिए आवश्यक है कि जिस कैटेगरी में जितनी अधिक सीटें होंगी उस कैटेगरी में उतना कम कट ऑफ जाएगा और जिस कैटेगरी में कम सीटें होंगी उस कैटेगरी में कट ऑफ अधिक जाने वाला है, ठीक है। चलिए मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो यूआर के लिए इसमें मेल के लिए 560 पद हैं और फीमेल के लिए 383 पद हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मेल के लिए 151 पद और फीमेल के लिए 64 पद हैं और ईबीसी कैटेगरी के लिए
मेल के लिए 245 पद और फीमेल के लिए 143 पद है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो ये जो बीसी कैटेगरी के लिए मेल के इसमें 172 पद हैं और फीमेल के इसमें 86 पद शामिल हैं। ठीक है, और एससी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 216 पद, फीमेल के लिए 129 पद हैं और एसटी कैटेगरी के लिए मेल के 15 पद और फीमेल के 7 पद शामिल हैं। ठीक है, और इसका आंसर की आ गया है और आप लोगों ने मिला लिया होगा कि 100 क्वेश्चन में से आपके जो है कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। ठीक है, वहीं मैं बात करूं आप लोगों का रिवाइज आंसर की कब तक आ सकता है, तो आप लोगों का जो रिवाइज आंसर की है वह सितंबर माह में आने की संभावना है और पूरी उम्मीद है कि सितंबर माह में इसका रिवाइज आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और रिवाइज आंसर की जारी करने के बाद कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके मार्क्स जो है घटने वाले हैं और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स जो है बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भाई कौन सा शिफ्ट जो है हार्ड रहा, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट रहा, कौन सा शिफ्ट इजी रहा। आप लोग देख लीजिए किस शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम हुआ था, क्योंकि अगर आपने हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है तो आपको सबसे अधिक फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भाई हार्ड शिफ्ट में कौन कौन से शिफ्ट शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो 16 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट है हार्ड में शामिल है। 16 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 13 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 15 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 11 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 20 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 13 जुलाई थर्ड शिफ्ट, ये जो सभी शिफ्ट हैं वह हार्ड कैटेगरी में हैं। ठीक है, हार्ड शिफ्ट में शामिल हैं। और 12 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट, 16 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, 14 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, 15 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, 17 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट, 18 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, 18 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट, 14 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट और 19 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट, ये सभी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट के अंतर्गत शामिल हैं। और इसमें जो है जिनका पेपर इस शिफ्ट में हुआ है हार्ड शिफ्ट में, उनके जो है भाई 6 से 8 मार्क्स जो है बढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, जितने आपके रॉ मार्क्स हैं उसमें 6 से 8 मार्क्स को आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई मॉडरेट शिफ्ट में कौन कौन से शिफ्ट शामिल हैं। तो 19 का फर्स्ट शिफ्ट, 17 का फर्स्ट शिफ्ट, 17 का थर्ड शिफ्ट, 10 का फर्स्ट शिफ्ट, 18 का फर्स्ट शिफ्ट, 19 का थर्ड शिफ्ट, 11 का सेकेंड शिफ्ट। इसके बाद मैं देख लेता हूँ 22 का सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, और 20 का फर्स्ट शिफ्ट, 13 का फर्स्ट शिफ्ट, 14 का फर्स्ट शिफ्ट, 22 का थर्ड शिफ्ट, 21 का थर्ड शिफ्ट, 15 का सेकेंड शिफ्ट और 20 का सेकेंड शिफ्ट, ये सभी शिफ्ट मॉडरेट शिफ्ट में शामिल हैं। और इसमें जिसका एग्जाम हुआ है मॉडरेट शिफ्ट में उनके 4 से 5 मार्क्स जो है बढ़ने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर मैं बात करूं भाई इजी शिफ्ट में कौन कौन सा शिफ्ट शामिल है, तो 21 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट, 11 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, 12 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, 22 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, 21 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट और 12 जुलाई का जो है थर्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट में शामिल है। जिनका इजी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उनके मार्क्स जो है भाई जितने हैं उतने ही रहने वाले हैं, सेम मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता है भाई इसमें जो है कई दिनों तक और कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, 100% होगा। नॉर्मलाइजेशन से आप लोग बहुत अच्छे तरह से परिचित होंगे कि यह नॉर्मलाइजेशन किस तरह से लागू किया जाता है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है कि यह किस तरह जो है कार्य करता है। ठीक है, अगर मैं एक आइडिया से आप लोगों को बता दूं, देखिए अगर इसमें उदाहरण से मैं बता रहा हूं, इसमें कोई कैंडिडेट ए है और कोई कैंडिडेट बी है। ठीक है, और टोटल भाई 100 प्रश्न है। ठीक है, जिसमें से ए ने 100 प्रश्न को अटेम्प्ट किया और उसने 90 प्रश्न सही किया, जबकि वहीं बी ने जो है केवल 90 प्रश्न अटेम्प्ट किया और उसने जो है 85 प्रश्न को सही किया। तो जान लीजिए बी को अधिक फायदा होने वाला है, क्योंकि बी का जो है ए की अपेक्षा एक्यूरेसी जो है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसने भाई 90 में से 85 किया है, जबकि ए ने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और 90 क्वेश्चन ही जो है सही कर पाया है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूं भाई नॉर्मलाइजेशन है क्या, ओवरऑल आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसी असमानता को दूर करने के लिए, ठीक है, छात्रों को
छात्रों के अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ जो है अन्याय ना हो। ठीक है, तो भाई यही ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं रॉ मार्क्स के आधार पर बता रहा हूं कि जितना आप लोगों का वास्तविक स्कोर है उसके आधार पर आप लोगों का कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात जा सकती है। मैं मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज अलग अलग बात करने वाला हूं, इसमें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आपकी कैटेगरी भाई यूआर है तो आपकी अगर 70 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। मेरे अनुसार आपका इतने में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, आपकी अगर कैटेगरी यूआर है, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 50 ± 2, आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आपकी अगर 64 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे अनुसार आपका सिलेक्शन इतने मार्क्स पर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको ए मार्क्स जो है अधिक लगेगा और कई ऐसे कैंडिडेट हैं भाई जिनके थोड़े अच्छे मार्क्स होंगे, 75 से 78 के बीच में होंगे, उनको ये मार्क्स जो है कम लगेगा और वह बताएंगे कि भाई मार्क्स जो आपने जो बताया है बहुत कम बताया है, जो आपका कट ऑफ है 80 या 78 के ऊपर जाने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है, देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस है, आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 48 ± 2, अगर आपकी कैटेगरी भाई बीसी है और मेल कैंडिडेट हैं तो 64 ± 2 पे आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वहीं आपकी कैटेगरी बीसी है, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 46 ± 2, आपकी कैटेगरी ईबीसी है, मेल कैंडिडेट हैं तो 62 ± 2 मार्क्स मेरे हिसाब से सेफ है। और फीमेल के लिए 45 ± 2, आपकी कैटेगरी एससी है तो मेल कैंडिडेट हैं तो 55 ± 2 मेरे अनुसार सेफ जोन में है और 40 ± 2 फीमेल के लिए एससी कैटेगरी के लिए सेफ जोन है। ठीक है, वहीं मैं बात करूं भाई अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 56 ± 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इस बार इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, वहीं आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 42 ± 2। वहीं अंत में मैं बात करता हूँ भाई अगर आपकी कैटेगरी फ्रीडम फाइटर है तो आपके अगर 44 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं ना तो मेरे हिसाब आप बिल्कुल सेफ जोन में है। ठीक है, अंत में आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, और अंत में आप सभी लोग अपनी कैटेगरी बताइएगा और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसी के आधार पर आप लोगों को फीडबैक दे पाऊंगा कि आपके सिलेक्शन होने के इस वैकेंसी में कितने प्रतिशत चांस हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।